अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आगे का टॉपिक हमारा चलेगा जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। 2.1 का जो है वो टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। कहता है कंसिडर द फॉलोइंग, कहता है कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मुतअद्दिद झैल सेंटेंसेस पर गौर करें। ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज। लड़कों में से हर एक लड़का एक प्राइज लेता है। ईच टुक इट इन टर्न। हर एक ने बदले में से लिया, बारी बारी लिया। ईच ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। Either of these roads leads to the railway station. इन दोनों सड़कों में से हर एक सड़क रेलवे स्टेशन की तरफ जाती है। Either of you can go. तुम में से हर एक जा सकता है। Neither of the accusations is true. इल्ज़ामात में से कोई एक भी इल्ज़ाम सच्चा नहीं। Each, either, neither are called distributive pronouns. Each, either और neither इनको हम distributive pronouns कहते हैं because they refer to persons or things one at a time. क्योंकि ये लोगों या चीज़ों की तरफ बारी बारी रेफर करते हैं, उनका हवाला देते हैं, वन बाय वन हवाला देते हैं, और इसी वजह से इनको ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और जो है इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगता है। सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और वो भी इनके साथ हमेशा सिंगुलर लगता है। एक और बात जो नोट करने वाली है वो ये है, ईच इज यूज्ड टू डिनोट एवरी वन ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेक सिंगली। ईच जो है वो हर एक पर्सन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है या थिंग्स को अलग अलग लेता है। ठीक है। नीदर मीन्स नॉट द वन और नॉर अदर ऑफ टू। नीदर का मतलब है कोई एक भी नहीं या दोनों में से कोई एक भी नहीं। ठीक है। तो ये ईदर का नेगेटिव है। ईदर का नेगेटिव नीदर है। Hence, either and neither should be used only in speaking of two persons or things. चुनाचे either और neither को दो बंदों या दो चीज़ों के लिए बोलने के लिए इस्तेमाल, सिर्फ दो बंदों या दो चीज़ों के लिए बोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो इसकी पोजीशंस हैं प्रोनाउंस की, ईच की, उनको भी ज़रा नोट करना चाहिए। इसकी तीन पोजीशंस हो सकती हैं। नंबर 1 पे बिगिनिंग में ईच ऑफ द मेन रिसीव्ड अ रिवॉर्ड। नंबर 2 पे फिर बिगिनिंग में आ रहा है ईच ऑफ दीज हॉर्सेस कॉस्ट 500 रुपीज़। ऊपर सिंगुलर था, नहीं प्लूरल था ऊपर। ठीक है, ये बिगिनिंग में आ रहा है। I bought each of these mangoes. अब ये वर्ब के बाद आ रही है इसकी पोजीशन बटन पे। अच्छा, आगे चलते हैं जी। फिर these men received each a reward. अब वर्ब के बाद आ रहा है, उसके बाद वर्ब के बाद रिसीव्ड के बाद ईच आ रहा है, और उसके बाद फिर जो है वो आ रिवार्ड जो है नाउन आ रहा है। यहाँ पे इसकी पोजीशन आ रही।
नंबर 3 पे फिर देखते हैं जी, द हॉर्सेस कॉस्ट ईच 500। ये न्यूमरल्स इसके बाद आ रहे हैं, ठीक है, न्यूमरल्स का सब्जेक्ट है। अच्छा जी, द हॉर्सेस कॉस्ट 500 रुपीज ईच। न्यूमरल्स, इसका मतलब ये है कि इससे पहले भी आ सकते हैं और इसके बाद भी आ सकते हैं, ठीक है, ईच के बाद। नंबर 5 पे फिर हमने एक रिजल्ट कंक्लूजन निकालना है। आई बॉट दीज मैंगोज फॉर 10 पैसाज ईच। अब ये फिर न्यूमरल के बाद आ रहा है, फॉर 10 पैसाज ईच, ठीक है। थर्ड जो उसका ऑर्डर है वो इज यूजुअल आफ्टर न्यूमरल, यूजुअली आफ्टर न्यूमरल, न्यूमरल के बाद उसका थर्ड ऑर्डर जो आता है, ठीक है। हम ऐसा नहीं कहते द men received a reward each। मर्दों में से हर एक ने रिवार्ड हासिल किया, बल्कि बट भी से, लेकिन हम यूँ कहते हैं द men received 500 रुपीज ईच, ठीक है, कि मर्दों ने 500 रुपये, मर्दों में से हर एक ने 500 रुपये रिसीव किए, ठीक है। कि न्यूमरल साथ जरूर लगाने, पहले या बाद में। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस ईच, ईदर एंड नीदर आर यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। मुदज्जा झैल सेंटेंसेस में ईच, ईदर और नीदर जो है वो बतौर एडजेक्टिव के इस्तेमाल होते हैं। दे आर फॉलोड बाय नाउन्स ऑफ द ट्रायंगुलर सिंगुलर नंबर। और जो सिंगल नाउन है, ठीक है, वो उनके साथ साथ आते हैं, उनके बाद सिंगल नाउन आते हैं। ईच, अब बॉय सिंगल नाउन है, टुक हिज टर्न। नीदर एक्यूजेशन, एक्यूजेशन जो सिंगल नाउन है, इज ट्रू, ठीक है। एट ईदर एंड, एंड फिर नाउन जो ये सिंगुलर आ रहा है, ठीक है, वही कह रहे हैं ना, दे आर फॉलोड बाय ए नाउन ऑफ द सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर वाले नाउन ईदर, ईच और नीदर के बाद आ रहे हैं। यहाँ पे ईदर इक्वल्स ईच आर बोथ, ईच आर बोथ के बराबर होता है। कहता है स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस। फिर एग्जांपल्स आप स्टडी करें। द टू मेन हेट ईच अदर। दोनों आदमियों ने एक दूसरे से नफरत की, ठीक है। दे चीटेड वन अनदर। उन्होंने एक दूसरे को धोखा दिया। कहता है कि इफ वी एनालाइज देम, अगर हम उनका मुशाहिदा करें तो उनका क्या मतलब होगा ऊपर वाले सेंटेंसेस का। द टू मेन हेट ईच अदर, द टू मेन हेट ईच, द टू मेन हेट, दो आदमियों ने नफरत की, मतलब ये क्या मतलब बनता है, ईच हेट्स द अदर, हर एक दूसरे से नफरत करता है, ठीक है। दे चीटेड, ऊपर था वन अनदर, यहाँ वो मतलब बताने के लिए कह रहा है कि वन चीटेड अनदर, एक ने दूसरे को धोखा दिया, ठीक है। अच्छा, ईच एंड वन रियली बिलोंग टू द सब्जेक्ट। ईच और वन वाकईतन सब्जेक्ट से इनका तल्लक है। अदर एंड अनदर आर ऑब्जेक्ट्स। अदर और अनदर जो है वो ऑब्जेक्ट के से तल्लक रखते हैं, लेकिन बट ईच अदर and one another have become in practice compounded pronouns called reciprocal pronouns। लेकिन each other और one another ये एक इस्तेमाल में आ गए हैं, और ये कंपाउंडेड प्रोनाउंस इस वजह से हैं। कंपाउंड का मतलब होता है एक या एक से ज़्यादा अल्फाज। तो ये ईच भी है और अदर भी है, ये दोनों मिलाकर जो है वो बन गए हैं, तो ये कंपाउंड इन दोनों नाउन है
प्रोनाउन हैं दोनों मिलाएं तो फिर ये कंपाउंडेड प्रोनाउन बन जाते हैं। इसी वजह से इनको रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी कहा जाता है एंड आर रेयरली सेपरेटेड इवन बाय अ preposition। हत्ता कि preposition से भी बहुत शादो नादर जो है इनको सेपरेट किया जा सकता है। दस कहता है इस तरह हम कहते हैं द ब्रदर्स quarreled with each other। भाई एक दूसरे से लड़े, ठीक है। They all gave evidence against one another। उन सब ने एक दूसरे के खिलाफ शहादत दी। एक और बात जो नुक्ते की वो समझाना चाहता है यहाँ पर कि कभी ये रूल हुआ करता था कि ईच अदर जो है, इसको मैं रेड कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि ईच अदर जो है वो दो बंदों या दो चीज़ों के दरमियान इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। और वन अनदर जब हम दो से या दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए वन अनदर इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन अब जो है वो इसके पे जो है बड़ी सख्ती से अमल दरामद नहीं किया जाता, ठीक है। एक मिनट, हाँ वन अनदर, ये ईच अदर दो के लिए और वन अनदर दो से ज़्यादा के लिए पुराना असूल हुआ करता था, रूल हुआ करता था। लेकिन अब इस पर कोई सख्ती से अमल दरामद नहीं किया जाता। नई जो ग्रामर आई है या नए जो रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं, ठीक है, नए जो यूजर्स आए हैं वो इस तरह करते हैं कि इनको अल्टरनेटली यूज़ करते हैं। द थ्री ब्रदर्स वर्ल्ड विद ईच अदर। आप ईच अदर पुराने रूल्स के मुताबिक हम कहा करते थे कि ये दो अशखास के दरमियान इस्तेमाल होता है, जबकि ये थ्री ब्रदर्स हैं, तीन हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे उसने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इज़ नो एक्सेप्टेड एज इडियोमेटिक। इसको मुहावरतन अब कबूल कर लिया गया है। अब आगे चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस की तरफ। कहता है रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस। मुंदरजा झैल जो सेंटेंसेस के पेयर्स हैं जोड़े हैं उनको ज़रा गौर से पढ़िएगा। नंबर वन पे कहता है आई मेट हारिस, हारिस हैड जस्ट रिटर्न्ड। मैं हारिस से मिला, हारिस अभी अभी वापस आया है। नंबर टू पे आई हैव फाउंड द पेन, आई हैड लॉस्ट द पेन, ठीक है जी। नंबर थ्री पे देखिए हेयर इज द बुक, यू लेंट मी द बुक। अब कहता है कि लेट अस नाउ कंबाइन ईच ऑफ द अबव पेयर्स इनटू वन सेंटेंस दिस। चलो अब हर एक पेयर को एक सेंटेंस में इकट्ठा इस अंदाज से करते हैं। आई मेट हारिस हु हैड जस्ट रिटर्न्ड। मैं हारिस से मिला जो अभी अभी आ चुका था। नंबर टू पे आई हैव फाउंड द पेन विच आई हैड लॉस्ट। मुझे वो पेन मिला है जो मैं पहले ही खो चुका था या गुमा चुका था। नंबर थ्री पे हेयर इज द बुक दैट यू लेंट मी। ये वो किताब है जो तुमने मुझे दी थी, ठीक है। अब कहते हैं कि नाउ लेट अस एग्जामिन द वर्क डन बाय ईच ऑफ द वर्ड्स हु, विच एंड दैट। हु, विच और दैट, इसने क्या क्या काम किया, हु ने क्या काम किया है उसका मायना करना है, मुशाहिदा करना है। विच ने क्या काम किया उसका मुशाहिदा करना है, और दैट ने क्या काम किया इसका मुशाहिदा करना है। अब ये कहता है कि द वर्ड हु इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द नाउन हारिस। हु जो है हारिस की जगह पर इस्तेमाल हुआ है जी, ठीक है। कहता है कि इट देयरफॉर डज द वर्क ऑफ अ प्रोनाउन। चुनाचे यहाँ पर हु जो है ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है। नाउन हारिस की जगह हु से क्या मुराद है, आई मेट हारिस, हु से मुराद हारिस है।
तो जो हारिस की जगह पे नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। यही डेफिनेशन है ना प्रोनाउन की। इसी तरह विच जो है ये भी नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, पेन की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ भी प्रोनाउन बन गया। दैट नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, बुक की जगह पे बुक नाउन है, तो यहाँ पे दैट भी प्रोनाउन बन गया। तो प्रोनाउन का फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर। द वर्ड हु जॉइन्स और कनेक्ट्स टू स्टेटमेंट्स। लेकिन जो लफ्ज हु है उसका एक और फंक्शन भी है। आई मेट हारिस हैड जस्ट रिटर्न। दो स्टेटमेंट्स हैं, इनको आपस में जॉइन कर रहा है, ठीक है। एक जगह तो एक फंक्शन तो ये था कि प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, इसकी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरा फंक्शन ये था कि आई में 18 से एक स्टेटमेंट है और हैड जस्ट रिटर्न दूसरी स्टेटमेंट है, इन दोनों को मिला रहा है, ठीक है। ये डबल फंक्शन इसका चल रहा है हु का, ठीक है। द वर्क ऑफ ए प्रोनाउन एंड ऑल्सो द वर्क ऑफ अ कंजंक्शन। अब ये जो जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं उनको हम कंजंक्शन कहते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट्स को जॉइन भी तो कर रहे हैं ना, ठीक है। डुअल फंक्शन है, डबल फंक्शन है, तो अब इसको हम क्या नाम देंगे? वी माइट देयरफॉर कॉल इट अ कंजंक्टिव प्रोनाउन। जो प्रोनाउन का भी काम कर रहा है, कंजंक्शन का भी काम कर रहा है, तो फिर हम इसको कंजंक्टिव प्रोनाउन का नाम दे देंगे कि कंजंक्शन का भी काम कर रहा है और प्रोनाउन का भी। तो हु कंजंक्टिव प्रोनाउन भी हम इसको कह सकते हैं। चुनाचे बहरहाल इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन भी कहेंगे, क्योंकि ये रेफर करता है या रिलेट करता है या कैरियस बैक वापस लेके जाता है किसी नाउन की तरफ जो इससे पहले आ रहा होता है। यहाँ पर नाउन हारिस है, जिसे इसका एंटीसीडेंट भी कहते हैं। हु का एंटीसीडेंट क्या है, या हु से पहले आने वाला जो वर्ड है वो हारिस है। तो जो इन हु, विच, व्हेन, वाई वगैरह इनसे पहले आने वाले जो अल्फाज होते हैं उनको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, ठीक है। कहता लेट द पपल शो वाई, विच एंड दैट आर आल्सो relative pronouns in the second and third sentences। अब जरा पपिल को ये पता चलना चाहिए स्टूडेंट्स को कि क्यों विच और दैट जो है वो सेकेंड और थर्ड सेंटेंसेस में रिलेटिव प्रोनाउन है। विच जो है वो सेकेंड सेंटेंस में क्यों रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इससे पहले नाउन आ रहा है, ठीक है। और ये विच जो है ये इस नाउन को रिलेट कर रहा है। विच I have found the pen which I had lost, ठीक है। तो इस पेन की तरफ ये रेफर कर रहा है, इशारा इस वजह से ये रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट कर रहा है। Here is the book that you lent me, ठीक है। दैट भी बुक की को डिफाइन कर रहा है कि ये वाली बुक है जो तुमने मुझे दी थी, ठीक है। अब ये बात तो क्लियर हो गई। इसके बाद आगे चलते हैं। ये बात सारी क्लियर हो गई। फॉर्म्स ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस की फॉर्म्स, शक्लें क्या क्या होती हैं? कहते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन हु जो है इसको अब ले आए जी सामने, ठीक है। इसकी डिफरेंट फॉर्म्स है एक्यूजेटिव और जेनेटिव के लिए। अच्छा, ये जेनेटिव और एक्यूजेटिव ज़रा मुश्किल से नाम है, मैंने आगे इनकी स्टडी करके आपके सामने लिख दिया है। जेनेटिव पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, एक्यूजेटिव ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड। अब यहाँ पे हु जो है ये क्या है जी? This is the boy who works hard.
फिर आगे स्टडी करें, दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड, अ गर्ल हु वर्क्स हार्ड, ठीक है। इसी तरह आगे नेक्स्ट देखें, दिस इज द गर्ल हुज एक्सरसाइज इज डन वेल, ठीक है। इसी तरह दिस इज द बॉय होम ऑल प्रेज, ये वो लड़का है जिसकी सब तारीफ करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे देखते हैं जी। अच्छा, उसने कहा जी, द रिलेटिव प्रोनाउन हु हैज डिफरेंट फॉर्म्स फॉर एक्यूजेटिव एंड जेनेटिव। एक्यूजेटिव और जेनेटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए डिफरेंट फॉर्म्स है और जेनेटिव के लिए डिफरेंट फॉर्म्स है। पॉजिटिव के लिए अलग, जेनेटिव पॉजिटिव को कहते हैं और एक्यूजेटिव ऑब्जेक्टिव को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये ऊपर वाला जो था ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा था हु, दोनों सेंटेंसेस में। यहाँ पे हुज एक्सरसाइज, जिसकी एक्सरसाइज, ठीक है, ये कब्जा जाहिर कर रहा है हुज, ठीक है। तो ये पॉजिटिव के लिए, जेनेटिव के लिए यूज हो रहा है ये हुज। ये एक्यूजेटिव, जिसको हम ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, उसके लिए यूज हो रहा है, ठीक है। दीज आर द बॉयज और गर्ल्स हु वर्कड हार्ड, यहाँ पे फिर जो है हु जो है वो इस्तेमाल हो रहा है जी हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए, हुज फिर इस्तेमाल हो रहा है। होम जो है ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, होम का के की जो है ना जी, इसमें आ गया ना, दिस इज द बॉय होम ऑल प्रेज, जिसकी सब तारीफ करते हैं जी, ठीक है। तो ये उसमें आ गया जी, आपका अल्लाह भला करे। ऑब्जेक्टिव में आ गया, पॉजिटिव में या सब्जेक्टिव में, मेरे ख्याल में ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है। दिस इज द बॉय होम ऑल प्रेज, ठीक है। इसके बाद नंबर नेक्स्ट पे आ जाए, दीज आर द बॉयज हु वर्कड हार्ड, फिर ये उसी में ऑब्जेक्टिव में आ गया जी, फिर हुज, फिर पॉजिटिव में, और फिर होम, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ गया, ठीक है। इसके बाद कहता है, इट विल बी नोटिस दैट द फॉर्म्स आर द सेम फॉर सिंगुलर और प्लूरल, प्लूरल और सिंगुलर के लिए बिल्कुल फॉर्म सेम, मैस्कुलर और फेमिनिन के लिए भी फॉर्म्स सेम है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, relative pronoun which has the same form for the nominative and accusative cases. Nominative subjective और objective है जी accusative, ठीक है। कि subjective और objective cases के लिए relative pronoun which की same forms है, एक जैसी forms है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, नहीं आती। This is the house which belongs to my uncle, ठीक है जी। सब्जेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है। और द हाउस विच माई अंकल बिल्ड, ठीक है। अब काम करने वाला माई अंकल है वो पीछे आ गया, ठीक है, और ये पहले आ गया जी, ठीक है। तो ये क्या बन गया जी, ऑब्जेक्टिव केस बन गया, कास्ट हिम ₹50,000, ठीक है। द रिलेटिव प्रोनाउन विच हैज नो जेनेटिव केस,
विच रिलेटिव प्रोनाउन जो है इसका कोई किसी किस्म का जेनेटिव केस नहीं है जी, ठीक है, कोई पॉजेसिव केस नहीं है, लेकिन हुज कभी कभार जो है वो ऑफ विच के मानों में इस्तेमाल होता है, पॉजेसिव के मानों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसा कि अ ट्रायंगल हुज 3 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं, इसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। अब हुज जो है यहाँ पोजीशन के मानों में आ गया, हुज 3 साइड, जिसकी 3 टांगें या 3 साइड्स बराबर होती हैं उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। अब किसी हद तक ये सेंस दे रहा है पॉजिटिव की। अच्छा, इसके बाद आगे आ जाता है जी द रिलेटिव प्रोनाउन दैट, दैट को डिस्कस करना चाह रहा है जी, इसको हाईलाइट कर देते हैं। हैज द सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एंड प्लूरल एंड इन द नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव, इट इज नो जेनेटिव केस। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में दोनों में इसकी सेम फॉर्म है, सिंगुलर में भी एक ही फॉर्म है, प्लूरल में भी एक ही फॉर्म है दैट की, रिलेटिव प्रोनाउन दैट की। ही दैट इज कंटेंट इज रिच। अब यहां पे देखें जी, सब्जेक्टिव के तौर पे जो दे दैट टच पिच विल बी डिफाइंड, ठीक है। टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, ऊपर वाला भी सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस है। टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, यहाँ पे ये पॉजिटिव केस आ गया, नो इसका ऑब्जेक्टिव केस आ गया जी, ठीक है। ये बाद में आ रहा है। अब आगे देखते हैं जी, द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज्ड, व्हाट इज यूज्ड, रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट जो है वो किसके तौर पे इज यूज्ड ओनली इन द सिंगुलर। कहते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट जो है वो सिंगुलर में सिर्फ इस्तेमाल होता है, एंड हैज द सेम फॉर्म इन द नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव, और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल इसकी सेम ही फॉर्म होती है रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट की, क्योंकि ये सिर्फ सिंगुलर सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। व्हाट हैज हैपेंड इज नॉट क्लियर, जो भी हो चुका है ये वाज़ह नहीं है, ठीक है। सिंगुलर वर्ब के साथ यूज हो रहा है जी, ठीक है। आई से व्हाट आई मीन, ठीक है, मैं वही कहता हूँ जो मेरा मतलब होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी जो रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट जो है वो सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है जी, ठीक है। आई के साथ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और एस मीन के साथ फिर नहीं लगेगा, ठीक है। ही फेल्ड इन व्हाट ही अटेम्प्टेड, ठीक है। इसमें भी देख लें, सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव जो है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो है उन दोनों के लिए इसकी फॉर्म बिल्कुल सेम ही है, ठीक है बेटा। हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू वेरी मच। अगर इसमें कोई चीज़ ना समझ आए ज़रूर मुझसे डिस्कस करें। अगर मुझसे कोई गलती कोताही या कोई मसला हो गया हो, ठीक है, स्लिप हो गई हो, तो आप लाजमी मुझे आगाह करें ताकि मैं उसकी करेक्शन करूं, ठीक है। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस टाइम। और इसके बाद आगे नेक्स्ट जो है हम आगे 2.2 जो है वो उसको हम स्टडी करेंगे। 2.2 क्या है आप ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है। हैव अ नाइस टाइम।